नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 नई भर्ती के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में जानना हो तो। बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास पे बहुत अच्छा मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रीलिम्स देना है फिर मेंस देना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। सैलरी भी लगभग 50,000 है और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जॉब लोकेशन भी काफ़ी सारी जगह है और एग्ज़ाम सेंटर भी। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो दिक्कत की कोई बात यहाँ पे नहीं होने वाली, एकदम खुश होके जाओगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके मुझे खुश कर दो। और अब चलिए चलते हैं वैकेंसी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। आप देख सकते हो, ये निकाली है नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये आपके विभाग का नाम है जिसके अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आई है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे दोस्तों इसके जो आवेदन है ये काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुके हैं और अब आप पे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो जितना जल्दी हो सके आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ। ठीक, बात करें फीस पेमेंट की, फॉर्म फीस की, तो फॉर्म की फीस भी आपको 30 अप्रैल तक यहाँ पे देनी होगी। अब आपको ये भी जानना होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, ऑफिशियली यहाँ पे कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पे आप जुलाई मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आप यही मान के चलना कि जुलाई मंथ में एग्ज़ाम है और इसी हिसाब से आप तैयारी करना। तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी 12वीं पास जीएसए के लिए अप्लाई कर सकता है। जीएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हिंदी में बोले तो कनिष्ठ सचिवालय सहायक। ठीक है, और चाहो तो जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि दोनों में अप्लाई करना है तो दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, बट फीस आपको अलग अलग देनी होगी। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे जीएसए की सैलरी है 36,493। ये मैं आपको वो सैलरी बता रहा हूँ जो सब कुछ कट कुटा के आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो इतनी सैलरी पर मंथ यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगी जीएसए की। वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की तो इसकी सैलरी है 49,623। मैंने आपको बोला था ना, लगभग 50,000 सैलरी है और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और एक और बात बता दूं कि अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ आपकी कमज़ोर है, तो आप अप्लाई करना जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन भी नहीं आता। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता मैथ से रिलेटेड। और बाकी अगर आपकी मैथ ठीक है, बढ़िया है, तो आप जीएसए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फटाफट से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। ध्यान दो, आपके यहाँ पे जो एज है ना, ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। और अगर आप अप्लाई करते हो जीएसए के लिए तो आपकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। और ये जो एज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सारे रूल बता देता हूं कि एज में किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए देखिए, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है पूरे 5 ईयर का, यानी कि 5 साल का। और अगर आप आते हो OBC कैटेगरी में तो OBC को मिलता है 3 साल का। ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो जनरल के हैं उन्हें मिलता है 10 साल का, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। तो इस तरीके से कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
और ये मैं बता दूं कि एज में रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए यहाँ पे स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा, तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम आ चुके हैं वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस पर, क्योंकि देखिए वो अच्छी सैलरी भी तभी मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ फल पे ध्यान दोगे तब कुछ नहीं होगा, पौधे में पानी भी तो डालना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम है ये होता है MCQ टाइप का। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक एग्ज़ाम है कि दो एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देखिए आपका एक ही है, बस वो दो पार्टों में डिवाइड करा गया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्ज़ाम एक ही है। और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दोगे, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता, आपको भी पता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ये है ना कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर के ऊपर होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको MCQ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ABCD। उनमें से जो भी आपको सही लगेगा, करेक्ट लगेगा, उस पर आपको टिक करना होगा। यही होता है आपका MCQ एग्ज़ाम, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट लिंक मैंने दिया है, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर। इन 3 पेजों में आपको डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि चिंता मत करो, अगर आपको खुद से ही नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ रहा है तो मेरे समझाने का फ़ायदा क्या, मैं खुद आपको सिलेबस समझाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं JSA का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि सचिवालय सहायक। तो JSA बनने के लिए आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना होता है एंड वो एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटे का और टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम तो एक ही होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम 2 पार्टों में डिवाइड होता है। यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले 90 मिनट में आपको पार्ट 1 करना होता है, जिसे यहाँ पे पेपर 1 का नाम दिया गया है। इसके अंदर आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसके अंदर सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, सभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं। हालांकि अच्छी बात ये होती है कि इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, यहाँ पे बस आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। मेरिट लिस्ट जब बनती है तो उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। आपका जो पेपर 1 है यानी जो पार्ट 1 है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आते हो या ना आते हो। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए आपके 200 मार्क्स के। 90 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पे खुलता है पार्ट 2 यानी कि पेपर 2, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 60 मिनट के अंदर आपको टोटल 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। 100 में से 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 50 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और जो आपका कंप्लीट सिलेक्शन है वो पेपर 2 के मार्क्स पे डिपेंड करता है। पेपर 1 आपको बस क्वालिफाई करना होता है, उसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होते। पेपर 2 के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है आप देख भी सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आपको इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज यानी पड़ोसी देशों के स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सब पढ़ना होता है। वहीं पे इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब पढ़ना होता है। कहाँ से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बाकी अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टेनोग्राफर के अंदर मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होता है और टोटल आपसे भी 200 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 200 में से 50 होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के और टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। ये समझ लो जिसकी यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में पकड़ है वो यहाँ पे आराम से बाजी मार सकता है। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का होता है, साथ ही साथ 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी होता है। आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। एक्चुअली में उनका काम ही वही होता है,
ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीड मांगी है वो है 80 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। आपको जिसमें भी आती है उसी में आप इसका टेस्ट दे सकते हो। तो सिलेबस तो आपने देख लिया, बाकी बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तो सब्जेक्ट वाइज जो सबसे बेस्ट बुक है ना, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये बुक आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, मोस्टली सभी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो है आपका टाइपिंग और दूसरा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहले मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप पे चॉइस है, आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करके दिखानी है, दोनों में नहीं। और जहाँ तक बात है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। मतलब ये चेक करते हैं कि आप जो है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर का जो वर्क है वो कंप्यूटर पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बस एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो है कंप्लीट MS ऑफिस। अगर आपको MS ऑफिस आता है, मेल वगैरह करना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, तो बस इतना इनफ है, आप आराम से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। और बाकी नहीं आता तो सीख लेना, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। तो आई थिंक आपको सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने पैसे आपके खर्च होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हैं तब आपकी फ़ीस है 500 रुपये। बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, यहाँ तक कि सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये सभी बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्लिक कहाँ पे करना है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है वो आपको बिल्कुल करेक्ट देनी है, और सारी डिटेल्स देने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना। और एक मैं आपको टिप भी देना चाहूँगा, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जिस भी जगह आपको ये स्टार मार्क दिखे ना, ये समझ लेना कि वो डिटेल देनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और अगर ये ना दिखे तो ये समझ लेना कि उस कॉलम को फिल किए बिना भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड साइन इन के ऊपर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देना, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है। और यहाँ पे ये डाल के सेम कैप्चा आपको डालना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ये सेम चीज़ यहाँ पे मेरे को टाइप करनी होती है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करके मैं इस फॉर्म को कंप्लीट भर सकता हूँ। और इस बीच आपको कोई दिक्कत आए तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप एग्ज़ाम सेंटर और जॉब लोकेशन भी देख लो, और फिर डिसाइड करो कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा पाओगे, आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हो कि नहीं। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इन 5 बड़े शहरों के अंदर आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। और जहाँ तक बात है जॉब लोकेशन की, तो इन्हीं 5 शहरों में आपकी जॉब लोकेशन भी रहने वाली है। आप देख सकते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, ये आपकी जॉब लोकेशन भी है और एग्ज़ाम सेंटर भी। तो इनमें से कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है और कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हालांकि अप्लाई सभी राज्यों से कर सकते हैं, किसी को भी रोका यहाँ पे नहीं गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है फटाफट से इस वीडियो को शेयर करना, जितना जल्दी हो सके शेयर कर देना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।